नमस्कार दोस्तों। कहां पर एक F-35 को अमेरिका और चाइना दोनों ढूंढने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। इंडियन नेवी को कौन सी नई सबमरीन मिलने वाली है? राफेल के इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की क्या अपडेट है? क्या कावेरी इंजन को अभी तक बंद नहीं किया गया है? बोइंग कंपनी ने कैसे भारत को 10 वर्षों तक धोखा दिया? यूक्रेन और रशिया के बीच की टेंशन कहीं यूरोपियन देशों को सर्दी में मरने को मजबूर तो नहीं कर देगी? भारत के डिफेंस बजट में किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट सेक्शन से। F-35 की बात करें तो साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विन्सन के फ्लाइट डेक पर एक F-35 फाइटर जेट क्रैश होकर समुद्र में गिर गया। कुल 7 लोग इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। पायलट ने सक्सेसफुली इजेक्ट कर लिया था और उसे हेलीकॉप्टर के सहारे समुद्र में से रेस्क्यू कर लिया गया। यह F-35 का सी वेरिएंट था जो एयरक्राफ्ट कैरियर से F-A-18 सुपर हॉर्नेट की तरह ही ऑपरेट करता है। सिर्फ F-35 का बी वेरिएंट ही वर्टिकली लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। अब इस F-35 के हिस्सों को समुद्र में से निकालने के लिए चाइना और अमेरिका दोनों जी जान से लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले साउथ कोरिया में भी एक F-35 क्रैश हुआ था। कुछ समय पहले जापान का भी एक F-35 समुद्र में गिर गया था। पिछले 2 वर्षों में 8 से ज्यादा F-35 क्रैश हो चुके हैं। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि समुद्र में गिरे F-35 के उपकरण चीन के हाथ लगे, लेकिन फिर भी चीन इस F-35 को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका अक्सर अपने पैसिफिक फ्लीट को साउथ चाइना सी में भेजता रहता है ताकि चाइना इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ना ले सके। राफेल फाइटर जेट की बात करें तो अब तक 36 में से 32 राफेल जेट्स भारत आ चुके हैं, लेकिन इनमें 13 इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। भारत ने इन 13 चेंजेस के लिए फ्रांस को काफी पैसा दिया है। 1 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स को 3 और राफेल जेट सौंपे गए हैं, जिनमें भारत की जरूरतों के अनुसार 13 एनहेंसमेंट किए गए हैं। इंडियन पायलट और टेक्नीशियन अभी फ्रांस में ही इन सिस्टम्स को अच्छे से चेक करेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही इसी महीने 15 या 16 तारीख को ये 3 राफेल फाइटर जेट को भारत लाया जाएगा। आखिरी यानी 36 राफेल अप्रैल में भारत आएगा। उसके बाद पहले आए 32 राफेल्स को भी बैचेस में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ अपग्रेड किया जाएगा। F-35 को लेकर एक और शॉकिंग अपडेट आई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि F-35 के सी वेरिएंट में मेटल कोरोजन की बहुत समस्या आ रही है, जिस कारण इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और साथ ही इसकी स्टेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। पहले भी F-35 को सुपरसोनिक स्पीड यानी कि लगभग 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ाने संबंधी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है, जिसमें इसकी टेल सेक्शन मेल्ट होने लगती है और इसकी स्टेल्थ कोटिंग खराब हो जाती है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी F-35 के सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिपोर्ट कर चुकी है। ज्यादा मॉइस्चर वाली जगह पर भी F-35 को परेशानी आती है। ज्यादा ठंडे इलाकों में F-35 की बैटरीज ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिस कारण कई एयर मिशंस को रोकना पड़ता है। F-35 एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, जिस कारण इसकी मेंटेनेंस और फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर बहुत अधिक बढ़ गई है। बात करें बोइंग कंपनी के एक तरह के धोखा देने की, तो 2011 में भारत ने बोइंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें 10 C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए $4.1 बिलियन की डील की गई थी। इस डील की शर्तों के तहत बोइंग कंपनी को DRDO के साथ मिलकर भारत में ही हाई एल्टीट्यूड पर जेट इंजन्स की टेस्टिंग वाली फैसिलिटी तैयार करवानी थी। साथ ही एक विंड टनल फैसिलिटी भी तैयार करवानी थी, जहां पर फाइटर जेट्स, ड्रोन आदि के मॉडल की सबसोनिक व सुपरसोनिक स्पीड पर टेस्टिंग की जा सके। बोइंग कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्हें पहले से पता था कि इस तरह की फैसिलिटी के लिए उन्हें अमेरिकी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह बात जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय एक्सप्लेन नहीं की गई और इसी का बहाना बनाकर बोइंग अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट से बचता आया है।
कुल मिलाकर $510 मिलियन के इस ऑफसेट एग्रीमेंट को अब डीआरडीओ ने कैंसिल कर दिया है और अब डीआरडीओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर खुद से इसी तरह की फैसिलिटी तैयार करवा रहा है। इससे हमें अपने जेट इंजन्स व फाइटर जेट मॉडल्स को फ्रांस या रशिया में भेजकर उनकी टेस्टिंग को वैलिडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआरडीओ की यह फैसिलिटी अगले 4 से 5 वर्षों में तैयार हो जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो भारतीय नेवी एक नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को सेलेक्ट करने वाली है। पहले 57 फाइटर जेट्स को लेने की बात की गई थी, लेकिन अब सिर्फ 26 फाइटर जेट ही इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लिए जा रहे हैं। इसमें राफेल का एम वेरिएंट और FA-18 सुपर हॉर्नेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों फाइटर जेट्स अपने अपने देशों में जिन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं उनका डिजाइन और टेक ऑफ का तरीका इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टीम कैटापुल्ट की जगह पर स्की जंप सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। राफेल एम पहले जमीन पर मौजूद स्की बेस्ड फैसिलिटी से ऑपरेट करके दिखा चुके हैं। अब FA-18 सुपर हॉर्नेट भी मार्च में इसी तरह के ऑपरेशंस करके दिखाएगा। इसके बाद इन दोनों जेट्स को INS विक्रमादित्य पर भी एक्चुअल टेक ऑफ व लैंडिंग करके दिखानी है। साथ ही इन फाइटर जेट्स में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की छोटे साइज की लिफ्ट के अनुसार भी मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। 2032 में जब इंडियन नेवी के MiG-29K रिटायर होंगे तो उन्हें स्वदेशी तौर पर बनाए जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से रिप्लेस किया जाएगा। अब बात करते हैं फाइटर जेट के इंजन की, तो इससे रिलेटेड भी एक अपडेट है। डीआरडीओ के ऑनलाइन सेमिनार में कुछ बातें सामने आई हैं। GTRE यानी डीआरडीओ की जेट इंजन बनाने वाली यूनिट जल्दी ही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर काम शुरू कर रही है। बाद में इसी इंजन का ऑपरेटेड वेरिएंट यानी 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन भी बनाया जाएगा। साथ ही अलग अलग तरह के टर्बो फैन व टर्बो प्रोप इंजन भी बनाए जाएंगे। इन्हीं इंजन्स पर बेस्ड 100 सीटर एयरक्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। कावेरी इंजन को लेकर भी एक अपडेट आई है। कावेरी इंजन को बंद नहीं किया गया है और इसकी ज्यादातर कमियों को दूर कर लिया गया है। अब फ्लाइट टेस्ट के लिए इसे रशिया भेजा जा रहा है, जहां एक स्पेशली मॉडिफाइड IL-76 एयरक्राफ्ट से इसको अलग अलग ऊंचाई पर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कावेरी इंजन को शुरुआत में बनाए गए टेस्ट बेड तेजस जेट में लगाकर इसकी हर तरह की टेस्टिंग की जाएगी। जेट इंजन्स की ही बात करें तो फ्रांस ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए बनाए जा रहे जेट इंजन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। फ्रांस भी कुछ यूरोपियन देशों के साथ पार्टनरशिप करके 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है और इसके लिए जो इंजन चाहिए उसकी पावर भी ज्यादा होनी चाहिए और इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम होना चाहिए। इसी को देखते हुए नए मेटल अलॉय डेवलप किए गए हैं जो 2200 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। अभी काफी समय तक इस इंजन की टेस्टिंग चलेगी और उसके बाद कई महीनों तक इसका रिलायबिलिटी टेस्ट भी किया जाएगा। रशिया और यूक्रेन की बात करें तो हालात बहुत ज्यादा टेंशन भरे हो चुके हैं। रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक 1,50,000 सैनिक भेज दिए हैं। सैकड़ों टैंक और हॉवित्जर भी तैनात की जा चुकी है। अब एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सैकड़ों लीटर ब्लड की भी सप्लाई की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत घायल सैनिकों को मेडिकल सहायता मिल सके। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि रशिया ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी ब्रिटेन, कनाडा, इटली आदि देशों से हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन अमेरिका के लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है और रशिया नहीं चाहता कि नेटो देश अपने हथियारों और मिसाइल्स को यूक्रेन की सहायता से रशिया के बॉर्डर के नजदीक तैनात कर सकें। अगर यूरोपियन देश रशिया का विरोध करते हैं तो रशिया गैस की सप्लाई रोककर यूरोपियन देशों को सर्दी में पूरी तरह से जमने को मजबूर कर सकता है। यूरोपियन देशों की जरूरत की 40% गैस और पेट्रोलियम रशिया से ही आता है। इंडियन नेवी से जुड़ी एक और अपडेट आई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में से 5th नंबर की सबमरीन INS वागीर ने अपने पहले सी ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। छठी और आखिरी सबमरीन INS वागशीर की असेंबली भी एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है और इनमें बहुत एडवांस्ड स्टेल्थी फीचर्स को शामिल किया गया है।
इस फास्ट अटैक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से हैवीवेट टॉर्पीडो भी लॉन्च किए जा सकते हैं और इससे कई तरह की मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं, जिनमें एंटीशिप मिसाइल्स भी शामिल हैं। बात करें भारत के डिफेंस बजट की तो इसकी घोषणा हो चुकी है। एनुअल डिफेंस बजट के रूप में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को टोटल 5,25,166 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो यह 70 बिलियन डॉलर्स होते हैं। खास बात यह रही कि इस अमाउंट में से 68% को डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हथियार और दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए रखा गया है, यानी आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से तवज्जो दी गई है। 25% बजट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। नए हथियारों को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा यानी 55,587 करोड़ रुपीस इंडियन एयरफोर्स को दिए गए हैं। उसके बाद नेवी को 47,591 करोड़ और इंडियन आर्मी को 32,015 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इनसे नए हथियारों को खरीदा जाएगा। यह टोटल अमाउंट यानी 70 बिलियन डॉलर्स हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% है। दोस्तों, ये थी पिछले कुछ दिनों की बड़ी डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।